jungle. गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्या रियल नंबर। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वास्तविक संख्या है क्या, और इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स था वो था यूक्लिड की प्रमेयिका। तो आपको यूक्लिड की प्रमेयिका के बारे में बता दिया गया था कि यदि दो संख्याएं ए व बी इस प्रकार से ली जाएं और उसमें क्यू और आर इस प्रकार से निहित कर दी जाएं, या दो अन्य अद्वितीय संख्याएं पूर्णांक इस प्रकार से निहित हो जाएं जिसमें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो, जहां पर क्यू क्या था भागफल, आर क्या था शेषफल। ठीक है। जब r का मान 0 हो जाएगा तो जो b की वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, तो एच सी एफ कहलाएगी। ठीक है। तो पहले हम लोग यूक्लिड की प्रमेय का एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आज हम लोग जो है उसके आधार पर एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि यूक्लिड की प्रमेय क्या है क्या। तो कल बताया गया था आपको कि यूक्लिड की प्रमेयिका में यदि ए व बी दो संख्या इस प्रकार से हों और उसमें दो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर निहित कर दिए जाएं, तो यूक्लिड की प्रमेयिका जो थी वो बताई गई थी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस आर। इसमें कंडीशन आपको दिया गया था कि जहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी या तो वो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर, लेकिन ये मान हमेशा जो है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और दूसरी चीज कि ए जो होगा वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे, बी से। ये कंडीशन आपको कल बता दी गई थी। हम आपको इस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए बताए थे कि इसमें जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, उसमें ए जो होगा अगर हम देखें तो ये हमारा एक भाज्य है। क्या है, भाज्य। बी क्या कहलाएगा, तो भाजक। क्यू का कहलाएगा तो बाबू भागफल। और जो आर है इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम शेषफल कह सकते हैं। ठीक है। आपको बताया गया था कि जब आर इक्वल टू जीरो, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जो बी की वैल्यू होगी ये हमारा किसका कार्य करेगी, तो एच सी एफ का कार्य करेगी। यानी ये कंडीशन हमें फॉलो करना है कि जब आर का मान जीरो होगा तो जो बी होगा वही हमारा क्या कहलाएगा मुन्ना, तो एच सी एफ कहलाएगा। यानी हमें इस इक्वेशंस को तब तक सॉल्व करना है जब तक कि आर का मान क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। समझ में आ रही बात। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझे ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम कह देंगे कि 32 व 90 का एच सी एफ यूक्लिड नियम से ज्ञात कीजिए आप। कौन सा नियम बाबू, तो यूक्लिड नियम से ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें पहली कंडीशन क्या देखनी है कि ए व बी में बड़ा कौन सा होगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 90, और छोटी कौन सी होगी, 32। तो जो बड़ी संख्या है वो किसका मान होगा, ए का, जो छोटी संख्या किसका मान हो जाएगा, बी का। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले यूक्लिड की प्रमेय है क्या, उसको ध्यान से लिख लेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे कि यूक्लिड की प्रमेय के अनुसार क्या बताया गया है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें लिखा गया है। ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसमें ए का मान कितना लिखा गया है, 90, और बी का मान कितना है, 32। अब हमें 90 को डिवाइड करना है किससे, 32 से। तो क्या करना है यहाँ पर हम प्रोसेस एक देखिए, जो डिवाइड भाग विधि से जो एस से आप फाइंड आउट करते थे वही प्रोसेस सेम है। देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं कैसे आपको। जैसे हमें 90 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 32 से। और आपको बताया गया है कि तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, जीरो। तो देखिए दो बार लेकर जाएंगे, 32 दूनी 64, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, कितना हुआ 26। 32 से छोटा है कि नहीं बाबू, हमेशा जो शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब जो 26 से डिवाइड करेंगे किसको, 32, 32 को, 26 से कम है 26, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो 2 में से 2 गया, क्या हो गया। अब जो 6 से डिवाइड करेंगे किसको, 26 को, तो 6 चौको 24, ध्यान दीजिएगा। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 6 को, 2 तिहाई 6। अब कट करके मान कितना आ गया, 0।
हमने आपको क्या बताया है कि हम जो है इस भाग विधि को तब तक प्रयोग करेंगे जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। जैसे ही शेषफल जीरो होगा तो जो भाजक होगा यानी जो बी होगी, भाजक को किससे नोट किया गया, बी से, यही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, तो ये तो भाग विधि हो गया, हमें तो इसका इस्तेमाल करना नहीं, हमें कौन सी विधि इस्तेमाल करनी है, तो यूक्लिड की प्रमेय। तो पहले सेम कंडीशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे करना है आपको। देखिए, हमने 32 से 90 को डिवाइड किया है, तो 32 से 90 को डिवाइड किया है तो भागफल कितना गया है, 2। तो इनटू में क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि भागफल किसका मान होता है, क्यू का, और शेषफल किसका मान होता है, आर का। तो शेषफल कितना बचा है, 26, तो प्लस आर बराबर कितना रख लेंगे, 26। अब दोबारा किसको डिवाइड किया जा रहा है, 32 को, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 26 से। देखिए 32 मतलब बी, बी किसके स्थान पर आ जाएगा, ए के स्थान पर, तो अब ये हो गया 32, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 26 से। कितनी बार डिवाइडेशन गया है, भागफल 1, और शेषफल कितना बच गया है, तो 6 बच गया है। देखिए भागफल 1, शेषफल कितना हुआ है, 6। अब किसको डिवाइड किया जा रहा है, 26 को। अब पुनः हम करेंगे 26, और इसको हम डिवाइड करें किससे, 6 से। कितनी बार गया है बाबू, 4 बार गया है, तो 6 चौको 24, कितना घटाने पर शेषफल बच गया, 2, तो ये हो गया 2। अब देखिए जो 2 से डिवाइड किया जाएगा किसको, 6 को, तो ये हो गया 6, और 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, आर का मान कितना हो गया, 0। और आपको बताया गया है कि जब आर का मान 0 होगा तो तुलना कर लीजिएगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। और जैसे तुलना करेंगे तो जो b की वैल्यू होगी, देखिए r का मान कितना हो गया, 0, तो जो b की वैल्यू होगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है, 2, अर्थात b इज इक्वल टू 2, यही इसका क्या कहलाएगा मुन्ना, तो एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ। समझ में आया, यहाँ पे लगाए थे तो किससे आया था, 2, ऐसे लगाया तो किससे आया, 2। तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये प्रमेय का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रही बात, तो एग्जाम्स में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको किसका इस्तेमाल करना है, यूक्लिड के नियम का। तो यूक्लिड का नियम क्या था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपको समझने के लिए बताया गया कि जो भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर लिखना है, आपको कैसे लिखना है ये आपको अरेंज करके दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए, देखिए जैसा कि आपको इक्वेशन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड के नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के क्या ज्ञात करने हैं, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि वह संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके, देखिए इक्वेशन हम लिख देते हैं एक बार फिर से यहाँ पर। देखिए यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्या का मौसा मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें पहली संख्या आपको दी गई है, कितना दी गई है, तो 135 व 225। पहली संख्या है 135 और 225। दूसरी संख्या आपको दी गई है इसमें से 196 और 196 और ध्यान दीजिएगा 38,220। और तीसरा इक्वेशन आपको दिया गया है कि 867 व 225, 867 और 225, ये आपके क्वेश्चन लिखे गए थे। अब इसमें हमें क्या करना है कि यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके हमें क्या ज्ञात करना है मुन्ना, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या लिखा गया है, 135 और 225। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 225, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की। छोटी कौन है, 135, किसकी वैल्यू होगी, बी की। अब जो यूक्लिड की प्रमेय है, हम आपको बताएं सबसे पहले कि यूक्लिड के प्रमेय में पहले 3 चीज़ों का हमें ध्यान देना है। पहली चीज़ हमें क्या ध्यान देना है
कि दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होगी वो किसका मान होगा मुन्ना, ए का। जो छोटी होगी बाबू वो किसका हो जाएगा, बी का। तो यूक्लिड का जो नियम है क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप देख सकते हैं ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है, हमारा शेषफल है। तो यहाँ पर ए का मान 225 हो गया, भाग किससे देना है, बी 135 से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे इससे पहले इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था, तो 225 को हमें डिवाइड करना है किससे मुन्ना, तो 135 से। ठीक है, देखिए एक से भाग नहीं, हम 13 से भाग देंगे 2 अंक में, 13 दूनी 26, यहाँ पर तो 22 है, 2 बार में अधिक हो रहा है, कितनी बार ले जाएंगे, एक बार। तो ये हो जाएगा 13 एकम में 13 यानी 135। 10 में से 5 गया, सॉरी 5 में से 5 गया 0, कैरी लेंगे, 12 में से 3 गया कितना होगा 9, यहाँ पर 1 में से 1 गया कट गया। अब जो 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। कब तक डिवाइड करना है, जब तक शेषफल हमारा क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो 90 एकम में 90 हो गया, 5 में से 0 गया 5, कैरी लेंगे, 13 में से 9 गया 4, कट गया। अब 45 से डिवाइड करेंगे किसको, 90 को। 45 दूनी 90, पहाड़ा याद रखिए। अब देखिए शेषफल हमारा कितना आ गया बाबू, 0। और जब शेषफल का मान 0 हो जाएगा तो जो बी होगा वही हमारा क्या होगा, एस एफ, यानी एस एफ कितना आ गया, 45। तो ये तो हो गया भाग विधि द्वारा ज्ञात करना, हमें तो इसका प्रयोग करना नहीं है। कौन सा प्रयोग करना है, तो यूक्लिड नियम। तो बिल्कुल सही है। हमने 135 से जब 225 को डिवाइड किया तो भागफल कितना गया, 1, तो इंटू क्या लिखेंगे, 1। अब प्लस शेषफल आर का मान कितना बच गया, 90, तो क्या लिख लेंगे, 90। समझ में आ रही बात। अब पुनः किसको डिवाइड किया गया, 135 को, लिख लेंगे 135। इसको डिवाइड किया किससे, 90 से। जब 135 को 90 से डिवाइड किया है, भागफल कितना हुआ है, 1 मुन्ना। और शेषफल कितना हो गया हमारा, 45 हो गया है, बिल्कुल सही। अब किसको डिवाइड किया जा रहा है, 90 को। डिवाइड किससे किया गया है, 45 से। कितनी बार भागफल हुआ है, 2। और शेषफल क्या बचा है, तो 0, कुछ नहीं बचा। अब इसकी तुलना कर लेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। अगर आप तुलना करते हैं तो आपको क्या बताया गया है कि जब r की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यहाँ पर r का मान क्या हो गया, 0। तो जो b की वैल्यू होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, एचसीएफ। लिखा गया है ना, जब r का मान 0 होगा तो जो b होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना निकल गया, 45। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। देखिए कितना आसान है। ये भाग विधि से आप कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो करके आप ये से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए दूसरा जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तीसरे इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तीसरे इक्वेशन का आपका एचसीएफ कितना आया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और दूसरे इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया है। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है वह है 196 और 38,220। ठीक है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220, किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की। छोटा कौन सा है, 196, किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि यूक्लिड की प्रमेय से, ध्यान दीजिए मुन्ना, यूक्लिड की प्रमेय क्या है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना हो गया, 38,220, डिवाइड किससे करना है, 196, तो ये हो गया 196 हो गया। अब जो सबसे पहले अब देखेंगे डिवाइड करके कि भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। सेम प्रोसेस देखिए, 196 से हम डिवाइड करके दिखाते हैं आपको, 38,220। 19 दूनी 38, लेकिन 2 में गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12 और तो 38 से 39 अधिक होगा ना। भाग कितनी बार ले जाएंगे, एक बार लेकर जाएंगे, 1009। 12 में से 6 गया, 6 हो गया। यहाँ पर बचा कितना, 7, तो हासिल लेंगे, 17 में से 9 गया तो 8 हो गया, और 2 में से 1 गया, 1 हो गया, कितना आया, 186। अब किसको रिप्लेस कर लेंगे, 2 को। अब भाग कितनी बार जाएगी, तो अगर हम देखें तो 19 से भाई 18 में तो भाग जाएगी नहीं, तो कितने अंक में ले जाएंगे, 2 अंक में। तो 19 9 171, 9 बार लेकर चलते हैं हम लोग भाग। तो 9 बार लेकर जाएंगे तो 9 6 का 54, 54 को 4, हासिल कितना हो गया, 5। 9 9 81, 81 और 5 86, 86 को 6, हासिल कितना हुआ, 8।
और 9 एकम में 9 और 8 मिलकर कितना हो गया 17। अब इसको घटा लीजिए 12, 12 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 6, इसकी 8, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। 5 हुआ ना, कैरी लेंगे बाबू तो 15, 15 में से 6 गया 9। यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो इसको हम कट कर देंगे। अब क्या बचा है 0। अब लेकर जाते हैं, देखिए 19 से इसमें लेकर जाएंगे तो 19 से 2 अंक 98 में लेकर जाइए तो 19 पचे 95, ठीक है। तो 5 बार लेकर जाते हैं, देखते हैं। तो 5 बार लेकर अगर हम इसको जाते हैं तो कितना हो जाएगा करके देख लेते हैं। 5 छः 30 को 0, हासिल कितना हुआ 3, अब 5 9 45, 45 और 3 48, 48 को 8, हासिल कितना हुआ 4। तो 5 का में 5, 5 4 9, कट करके 0। ये तो एकदम आसान आ गया जी। देखिए नंबर कल बड़ा था, हमने 196 से डिवाइड किया, कितनी बार गया है भाग 195 बार, और शेषफल क्या हो गया सीधे 0। एक लाइन में आ गया हमारा मान। तो देखिए सबसे पहले हमने b से डिवाइड किया है तो q का मान कितना आ गया मुन्ना 195, और r का मान कितना आ गया 0। बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे q का मान 195 प्लस r का मान क्या हो गया 0, और सीधे तुलना कर लेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से तुलना करने पर r का मान क्या आ गया हमारा 0। और जब r का मान 0 है तो जो b की वैल्यू होगी कितनी 195, वही सॉरी 196, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी है एकदम, समझ में आया बात, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब जो है आप लोग तीसरे इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके तीसरे इक्वेशंस का आंसर कितना आया है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम मिटा करके आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड की अवधारणा जो है किस प्रकार से दी गई है। कोई दिक्कत आपको? चलिए हम इसको एड्रेस कर देते हैं बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला इक्वेशन आपको लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे कल इसके पिछले वाले वीडियो में आपको सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को दर्शाने के लिए नियम बताए गए थे, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। लिखा क्या है, इक्वेशंस क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम यूक्लिड के नियम के अगर अनुसार देखेंगे तो इसमें देखिए q का गुणांक क्या था b, यानी b की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 6 लेनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि ध्यान दीजिएगा कि यूक्लिड की प्रमेय के अनुसार, ध्यान से समझिए पहले, यूक्लिड की प्रमेय के अनुसार क्या होता है हमारा बाबू, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां b बराबर कितना लिया गया है 6 लेने पर। एक चीज आपको इसमें ध्यान देनी है कि जो r का मान होगा वह या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा, लेकिन इसका मान हमेशा b से क्या होगा छोटा होगा, ये आपको बताया गया है। तो जब b इक्वल टू 6 लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या निकलेगा कि 6q प्लस क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा, जहां r जो होगा या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी ली गई 6, यानी 6 से क्या होगा छोटा होगा। अतः जो r का मान आएगा, ध्यान से देखिएगा, अतः
जो आर की वैल्यू होगी वो भाई देखिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 5 से बड़ी होगी नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है कि आर का मान जो होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। अगर 6 से बड़ी कर देंगे तो ये इस प्रमेय का लागू नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी बी हमारा क्या होता है मुन्ना, भाजक। बी क्या होता है हमारा, भाजक। आपको बताया गया था कि बी क्या कहलाता है, भाजक। और कभी भी जो आर होता है यानी जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर जैसे मान लीजिए कि आर का मान, अगर हम समीकरण इसको मान लेते हैं कि 1 है, इस इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1। अगर लिखेंगे कि आर का मान, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग सॉल्व करते हैं कि आर का मान, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आर का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं तो हमारा देखिए, जब आर बराबर 0 रखेंगे, आर बराबर क्या रखेंगे, 0, तो आर बराबर 0 पर जो हमारा समीकरण हो जाएगा वह ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6q प्लस 0, यानी कि मान क्या आ गया, केवल 6q आ गया। आया कि नहीं मुन्ना। अब आर बराबर पुनः क्या रखेंगे, 1 पर। जब आर बराबर 1 आप रखते हैं तब हमारा समीकरण क्या मिलेगा, 6q, अब प्लस आर का मान क्या रखेंगे, 1 हो जाएगा। जब आर बराबर कितना रखते हैं, 2 पर, तो हमारा समीकरण क्या मिलेगा, 6q प्लस 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से बारी बारी से हम आर बराबर क्या रख लेंगे, 3 पर। आर बराबर क्या रख लेंगे, 3 पर। देखिए तो हमारा समीकरण क्या मिलेगा, 6q प्लस क्या मिलेगा, 3। इसी प्रकार से आर बराबर क्या रख लेंगे, 4 पर, तो हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा, 6q प्लस क्या मिलेगा मुन्ना, 4 मिल जाएगा। और जब आर बराबर क्या रख लेंगे, 5 पर, तो हमारा समीकरण क्या मिल जाएगा, तो 6q प्लस क्या मिल जाएगा, 5। ध्यान से देखिएगा, हमें समीकरण क्या मिला है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। चूंकि प्रश्न कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको कल हम बताए थे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि यदि विषम पूर्णांक की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही, विषम पूर्णांक, तो जो आर का मान होगा वो हमेशा विषम संख्याएं होंगी। कौन सा मान होंगी, विषम संख्या। यानी विषम पूर्णांक के लिए जो आर होगा वो विषम से रिलेशन रखेगा, यानी आर का मान इसमें क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3, और क्या हो सकता है, 5। भाई 5 से बड़ा नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या कर रहा है कि जो आर का मान होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन 6 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो विषम पूर्णांक के लिए हम क्या लेंगे, या तो 1 या 3 या फिर क्या लेंगे, 5। जबकि सम पूर्णांक के लिए क्या लेंगे, 2, 4 और 0। तो इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 6q प्लस 1 हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा, 6q प्लस क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि अगर q का मान अगर आप 1 रखेंगे मुन्ना, तो 6 एकम में 6, 6 कैसी संख्या, सम, यानी ये भी संख्या कितनी है, सम है। और 6 एकम में 6 और 1 7, तो ये कैसी होगी, विषम। 6 और 2 8, 6 3 9, 6 4 10, 6 5 11, तो ये 6 सम हो जाएगा, 2 भी सम हो जाएगा, 4 भी क्या होगा, सम हो जाएगा। विषम कौन कौन से होंगे, 1 3 और 5। और पूछा क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, चूंकि r इज इक्वल टू 1 3 व 5 पर दी गई संख्या कौन कौन सी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक कैसे होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। कैसे होंगे मुन्ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। अगर वही कहता कि धनात्मक सम पूर्णांक की बात कीजिए, क्या, धनात्मक सम पूर्णांक, तो देखिए हम धनात्मक सम पूर्णांक के लिए क्या कहते हैं, लिखते कि जब r की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 0, या क्या रख दी जाए, 2, या क्या रख दी जाए, 4, क्या रख दी जाए, 4। देखिए 2 रखेंगे तो 2 भी कैसी संख्या है, सम, 4 भी कैसी है, सम, 0 भी कैसी होगी, सम। तो ये जितनी भी संख्या है, जब r का मान कोई सम संख्या होगा तो दिया गया पूर्णांक भी हमारा क्या आएगा, सम। कब आ जाएगा सम, जब दिया गया भाजक भी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर हम 5 लिख देते, क्या लिख देते बाबू, 5, समझिए ध्यान से। देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं कि r बराबर 0 4 6 पर प्राप्त संख्या कौन कौन सी है, 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस कौन सी, 4। ये कैसी संख्या होंगी, तो सम पूर्णांक है।
धनात्मक कैसी होंगी? तो धनात्मक समपूर्णांक है। ठीक है, हमें सम दिखाना नहीं था, हमें क्या दिखाना था? विषम पूर्णांक, इसलिए विषम पूर्णांक ये हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिएगा कि अगर यहाँ पर जो b का गुणांक है, अगर वो कोई मान लीजिए कि विषम आ जाए संख्या, कैसी आ जाती है? विषम संख्या आ जाती है। जैसे मान लीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 क्यूब की जगह हमारा मान लीजिए कि 5 क्यूब आ जाता। क्या आ जाता? 5 क्यूब प्लस r। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अगर r का मान हम 0 रखेंगे तो गुणांक क्या मिलेगा? 5 क्यूब। अब q का मान अगर आप 1 रखेंगे तो 5 एकम में 5 होगा, 2 रखेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15। तो डिपेंड करेगा कि आगे वाला पूर्णांक हमारा कैसा है। तो देखिए 5 क्यूब प्लस 0 पर हमारा पूर्णांक क्या आ जाएगा? 5 क्यूब। लेकिन 5 क्यूब प्लस 1 पर तो 5 दूनी के 10, 1 11 आएगा कि नहीं बच्चा? 5 क्यूब प्लस 2 पर तो 3 5 15 और 2 17, 2 5 10, 2 12 हो रहा है कि नहीं बच्चा? तो ये हो जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे इसमें कि जब हमारा r का मान क्या था? 1 3 व 5 रखा गया था, तो दी गई संख्या जो 6 प्लस है, 6 प्लस 3 है और 6 प्लस 5 है, वो कैसे पूर्णांक होंगे? तो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो पर चलते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि, देखिए आपके स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन आप पढ़िए उसको। लिखा गया कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च समझते हैं? उसके बाद लिखा गया है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी जितने समूह हैं उनको समान संख्या यानी बराबर होनी चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें मार्च कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को समझने से पहले मैं एक छोटा सा इक्वेशन आपको समझाते हैं कि देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए कि एक विद्यालय में, ध्यान दीजिएगा, कह देंगे कि एक विद्यालय में मान लीजिएगा कि किसी क्लास में 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 स्टूडेंट हैं हमारे, ध्यान दीजिएगा। और उन्हें जो है 5-5 की संख्या में क्रम बना के 5-5 की संख्या में जो लाइन बनानी है। जैसे 5 मान लीजिए कि 5 संख्याओं में 5-5 की संख्या में क्या बनानी है? खड़े होना है। 5 संख्या में खड़े होना है, ध्यान दीजिएगा, खड़े होना है। तो हम कहेंगे कि कुल कितने जो है हमारे स्तंभ उसमें बन रहे हैं, या फिर कुल कितने जो है संख्याओं में, पंक्तियों में, एक पंक्ति में मान लीजिए कितने विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं। तो इसमें करना क्या है कि पहले दोनों का हम क्या ज्ञात कर लेंगे? एचसीएफ। जैसे मान लीजिए 10 को अगर हम गुणनखंड कर लेंगे, 10 का देखिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या निकलेगा 10 का गुणनखंड? अब क्या लिखेंगे कि 2 गुणे 5 कर लेंगे। 5 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1। दोनों में उभनिष्ठ क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। यानी स्तंभ की संख्या कितनी बनेगी? 2। और एक स्तंभ में कितने विद्यार्थी होंगे? यानी 2 पंक्तियां बनेंगी हमारी, 2 पंक्तियों में से एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 5 होंगे। दूसरी पंक्ति में कितने होंगे? 5, क्योंकि 5 और 5 मिलकर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या लिखा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की टुकड़ी है। 616। तो ध्यान लिखेंगे चूंकि कुल संख्या, क्या लिखेंगे? कुल संख्या, ठीक है, सेना की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 616। समझ में आ रही बात? और उसमें से कहा गया है कि जो 616 सेनाओं की सेनाएं हैं उसमें से जो है कितने कितने की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या लेनी है? तो 32। यानी जो टुकड़ी ली गई है सेना की वो किसकी संख्या में है? तो 32। समझ में आ रही बात? यानी कि हमें क्या कर देना है कि 32 और 616 का क्या ज्ञात कर लेंगे? एचसीएफ। तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने स्तंभों में अगर ये सेनाएं जो है वो खड़ी हो रही हैं। अगर मान लीजिए कि एक में अगर 32 हैं तो ऐसी कितनी जो है टुकड़ियां बनेंगी या कितने स्तंभ बनेंगे जिसमें 616 सैनिक हमारे हो जाए। तो अगर हमें इसका जो है प्रयोग करके निकालना है, अगर एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कौन से प्रमेय प्रयोग करेंगे बाबू? यूक्लिड की प्रमेय का। क्यों? क्योंकि हम इस लेसन में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूक्लिड के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन इसका होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार, किसके प्रमेय के अनुसार? तो यूक्लिड के प्रमेय के अनुसार क्या बताया गया है मुन्ना? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी, लेकिन हमेशा बी से क्या होगी? छोटी होगी। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो कौन सी? 616। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 616।
और हमारी छोटी संख्या क्या है 32, तो b का मान कितना ले लेंगे हम लोग 32 ले लेंगे। अब इस समीकरण में अगर हम रखते हैं तो क्या मान आ जाएगा कि 616, इसको हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 32 से। करके देख लेते हैं कि कितनी बार हमारा डिवाइडेशन जा रहा है। तो 616 डिवाइड कर लीजिए किससे 32 से। 61 में अगर 32 का भाग देंगे तो 32 दूनी 64, 61 से अधिक है कितनी बार जाएंगे एक बार, 32 हो गया। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, कितना हो गया 296। 3 से अगर 29 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगी 3 नवा 27, 9 बार लेकर जा सकते हैं तो 9 बार लेकर चले जाइए। तो 9 दूनी 18 को 8, हासिल कितना 1, फिर 9 3 27 और एक हासिल 28 हो गया। हासिल लीजिए 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 8 से 8 गया कुछ नहीं, यानी भागफल कितना गया 19, शेषफल कितना बचा 8। जबकि एचसीएफ कब ज्ञात किया जा रहा है, जब हमारा आर का मान क्या हो जाए मुन्ना, तो 0 हो जाए। तो फिर अब 8 से भाग देंगे किसमें 32 में, भाग दीजिएगा 8 चौको 32, 8 चौको क्या हुआ 32, कट गया। यानी जो सेना की जो टुकड़ी में स्तंभ होंगे, स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8 स्तंभ में खड़े होंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड के नियमानुसार लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे कि 32 से हमने जब 616 को डिवाइड किया तो भागफल कितना हुआ 19, तो ये हो गया 19। अब प्लस शेषफल कितना बचा था 8 हो गया। अब एक बार पुनः इसको डिवाइड करेंगे 32 को, अब किससे 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 से, क्योंकि आपको बताए हैं कि क्रम तब तक रिपीट करना है जब तक आर का मान क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए। और आपको बताएगा कि क्रम में जो बी होगा वो किसका स्थान लेगा ए का, और जो आर होगा किसका स्थान ले लेगा बी का। भाई भागफल विधि से जब ऐसे ज्ञात कर रहे थे तो उस क्रम को देख लीजिए आप। तो 8 से 32 कितनी बार में कटेगा 4 बार में, 8 चौको 32, शेषफल क्या हो गया 0। अब a इज इक्वल टू अगर बी क्यू प्लस आर से अगर आप तुलना करेंगे यहाँ पर तो r का मान क्या हो गया 0, तो b का मान कितना निकल गया मुन्ना 8, निकला कि नहीं। अर्थात जो स्तंभों की संख्या होगी, जो स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात, ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, किसी पूर्णांक यम के लिए क्या 3m 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक जो होगा पहले उसको हम देख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशंस को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पूर्णांक अगर हम ले रहे हैं, मतलब कोई संख्या अगर हम ले रहे हैं जो किसी प्रारूप का हो, जैसे मान लीजिए कि 3q प्लस आर, या फिर हम मान सकते हैं कि 2q प्लस आर है, ठीक है। तो उसमें अगर उस मान का अगर हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग का मतलब समझते हैं ना, स्क्वायर कर दिया जाए, तो क्या उस संख्या का जब स्क्वायर किया जाएगा तो वो 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बताइए। देखिए प्रश्न हमारा क्या बोला गया है, ये हम देख लेते हैं एक बार, कि यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसके लिए धनात्मक पूर्णांक के लिए, या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सॉरी, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक किसके लिए m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ध्यान दीजिए,
देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, पूर्णांक का वर्ग, वर्ग की जगह कभी कभी घन भी कर सकता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करेंगे जैसे ये हम कर रहे हैं, बस वर्ग का है तो स्क्वायर कर देंगे आप, और घन का है तो क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज हमें लिखा गया है कि यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमें पूर्णांक को ही लेना है। एक चीज हम आपको बता देते हैं कि जो पूर्णांक आपको लिया जाएगा वो यहीं से आपको देखना है कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना यूक्लिड की प्रमेय के अनुसार, या यूक्लिड की प्रमेयिका जो होती है, ध्यान से देखिए आप बाबू, यूक्लिड की प्रमेयिका क्या बताई गई है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। देखिए हमें जो बी भाजक है ना, बी का मान इस इक्वेशन से हमें लेना है। क्या लेना है कि यहाँ पर m का गुणांक कितना है, 3 है, यानी बी भी बिलोंग्स किससे करेगा, 3 से करेगा। समझ में आ रही बात। तो लिखेंगे में b का मान कितना ले लेंगे, 3 लेने पर, क्या लेने पर, 3 रखने पर या 3 लेने पर। अब जैसे ही आप 3 लेंगे तो कंडीशन क्या आपको बताई गई है कि जो r का मान होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि नहीं बच्चा। अर्थात b रखने पर जो r होगा, अब इसका मान क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन इसका मान अब 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। होगा कि नहीं बच्चा। अर्थात हम लिख सकते हैं, अतः a इज इक्वल टू बी का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर में हो जाएगा। अब r का मान हमारा क्या क्या लिया जाएगा भाई, 3 तो रखना नहीं, 3 से क्या रखना है, हमें छोटा रखना है। तो छोटा क्या मिलेगा, या तो 0 मिल जाएगा, या फिर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, या फिर क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। या तो 0 या फिर 1 या फिर क्या होगा, 2। भाई 2 से देख लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या कहता है कि r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर b हम कितना माने, 3, यानी 3 से छोटा क्या होगा, 0, 1, 2। अब यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले बारी बारी से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि पुनः, यानी r का मान जब क्या रखेंगे, 0 पर, जब r का मान आप 0 रखेंगे तो a इजकल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस आर, यानी r बराबर क्या हो गया, 0। तो हमें समीकरण क्या मिलेगा कि a इज इक्वल टू 3q। चूंकि हमें इसको तो रखना नहीं है, क्या लिखा है कि जो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है उसका क्या करना है मुन्ना, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो आगे लिख लीजिएगा कि वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो ये 3q का स्क्वायर होगा, तो 3 तिली के 9q का स्क्वायर। अब 9q को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3 इंटू 3q का स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर ये धनात्मक पूर्णांक है अगर 3, तो इसको हम मान सकते हैं कि माना जो 3q का स्क्वायर है ये बराबर है किसके, यम के। हमने यम क्यों माना है बाबू, क्योंकि क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि आप दिखाइए कि यह किस प्रारूप का होगा, तो यम प्रारूप का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लिया है, m मान लिया है। तो जैसे ही यम रखेंगे तो हमारा इक्वेशंस क्या मिल जाएगा, 3, इस पूरे की जगह यम रख देंगे तो 3m मिला कि नहीं। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। मिल गया कि नहीं बच्चा, 3m। अब इसी प्रकार से एक बार फिर रखेंगे, क्या रखेंगे, अब पुनः अब r बराबर यहाँ पर कितना लिया गया था, 0 पर, तो अब r बराबर कितना ले लेंगे, 1 पर। जैसे ही r का ये मान 1 रखेंगे तो देखिए हमारा समीकरण क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, समीकरण क्या था, 3q प्लस आर। तो r का मान 1 रखेंगे तो 3q प्लस आर बराबर 1, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। होगा कि नहीं बच्चा। अब लिखा गया है कि वर्ग करने पर, क्या करने पर, पूर्णांकों का हमें क्या ज्ञात करना है कि जो वर्ग होगा, वर्ग करने के बाद जो पूर्णांक होगा वह 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो लिखेंगे कि वर्ग करने पर, तो जैसे ही आप इसे वर्ग करते हैं तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। हमें इससे तो मतलब है नहीं, पूर्णांक को हमें दर्शाना है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो रख लीजिए ए स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू ए, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कर लेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9q स्क्वायर, अब प्लस 3 दूनी के 6q, अब प्लस 1 होगा। अब देखिए इसमें जो q का गुणांक है इसमें से 3 हम कॉमन कर लेते हैं, तो 3 जैसे ही कॉमन करेंगे तो 3 तिली के 9,
यानी 3q² 3 दूनी के 6q और +1। अब अगर हम इस पूरे पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। क्या मानेंगे, यम। क्यों मानेंगे यम, क्योंकि हमें पूर्णांक किस प्रारूप का दिखाना है, 3m+1। तो लिखेंगे जहां 3q+1 ये सॉरी 3q² + 2q ये बराबर किसके हो गया, m के। तो अगर हम यहाँ पर इतना मान लेते हैं तो हमारा प्रारूप क्या मिल गया, 3m+1। मिला कि नहीं बच्चा, ध्यान से देखिएगा। पहले हमें प्रारूप क्या मिल गया, 3m, दूसरा प्रारूप क्या मिल गया, 3m+1। मिला कि नहीं बच्चा, ध्यान से देखिए आप, इसमें प्रारूप को मिल गया है। ठीक है, तो देखिए आप समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें देखिए हमें क्या लिखा गया था कि यूक्लिड के विभाजन का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होगा। तो हमने आपको क्वेश्चंस दिया था और हमने उसको क्या किया कि सबसे पहले देखिए 3m के रूप में था तो हमने b का मान कितना रखा है, 3 रखा है। अगर यहाँ 5m होता तो b का मान क्या रखते, 5। 7m होता तो b का मान क्या रखते, 7। और कंडीशन क्या कहता है कि r का मान b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमने r का मान यहाँ से क्या रखा है, 0, 1 और 2 पर। अब सबसे पहले हमने क्या रखा है, r का मान 0। तो समीकरण हमारा क्या बना था, 3q + r। तो r बराबर 0, तो क्या बचा है, 3q। लिखा है समीकरण में कि इसका पूर्णांकों का वर्ग करिए। तो हमने वर्ग किया है तो कितना है, 9q²। हमें इसको तोड़ दिया है 3 × 3q का स्क्वायर, जो 3 × 3q का स्क्वायर, तो उसको क्या मान लिया हमने, m मान लिया। तो हमारा प्रारूप क्या मिला है, 3m। जब r बराबर 1 लिखे थे और वर्ग किए थे तो क्या मिला है, 3m+1। यानी अगर हम देख रहे हैं तो जो पूर्णांकों का वर्ग है वह दिए गए पूर्णांक के रूप का होगा कि नहीं, तो होगा। लिखेंगे कि बिल्कुल सत्य है, जो पूर्णांकों का वर्ग होगा वो 3m+1 के प्रारूप का होगा। ठीक है, तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलिए लास्ट इक्वेशन से लिखा गया है, उसको हम आपको लोगों को देते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो मान है, ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक का जो मान है वह घन करने पर 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होगा। तो जिस प्रकार से हमें यहाँ पर वर्ग कहा था तो हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। सेम कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ स्क्वायर वर्ग का है वहाँ पर क्या कर देंगे, घन। तो यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, क्यूब, यानी 3 कर देंगे। तब वो a³ + b³ का हो सकता है या a + b का होल क्यूब हो सकता है। उस फार्मूले पर तोड़ेंगे और दिखाएंगे कि जो पूर्णांक हमारा आएगा वो 9m होगा या 9m+1 होगा या 9m+8 के प्रारूप का होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज को आप करिएगा, सॉल्व करके क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगले वीडियो में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके आगे अब एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम लोग देखेंगे कि 1.2 में क्या दिया गया है। तब तक आप लोग मेहनत और लगन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।